भारत गाथा श्री रविंद्र शर्मा गुरुजी की दृष्टि से खंड 1 भिक्षावृत्ति भाग 5 अध्याय 5 भिक्षावृत्ति जातियों की अर्थव्यवस्थाएं। भिक्षावृत्ति पर आधारित समाज की जितनी सुंदर और महत्वपूर्ण भूमिकाएं हमारे वृहत समाज में थी, उतनी ही सुंदर और महत्वपूर्ण इनकी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अनेक संदर्भों में इनके समाज की ये अर्थव्यवस्थाएं वृहत समाज के बहुत मायने रखती हैं। भिक्षावृत्ति वालों में एक समाज है जो विभिन्न तरह के वाद्य बनाने व उन्हें सुधारने का काम करता है। उन्हें बगरीकार कहते हैं। बगरीकार समाज के लोगों की एक मज़ेदार व्यवस्था है जो अभी भी प्रचलन में है। कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में तो अभी भी यह देखने में आती है। बगरीकार समाज के लोगों का एक समूह सरीखा रहता है। ये घरों से निकलते हैं और साइकिलों पर घूम घूम कर गांव-गांव में जाकर लोगों के वाद्य बनाते हैं। वाद्य आदि बनाकर शाम को जब लौटते हैं तो सभी लोग, जिसने 30 रुपये कमाए हैं वह भी और जिसने 300 रुपये कमाए हैं वह भी, अपनी सारी कमाई एक जगह एकत्र करते हैं। एक जगह ढेर लगाने के बाद परिवार के अनुसार उनमें उस दिन की कमाई बांटी जाती है। हर रोज हर परिवार की कमाई उसके परिवार के सदस्यों के हिसाब से समान होती है। यह भी एक अर्थव्यवस्था रही है। अभी भी उनका ऐसे ही चलता है। हमारे एक साथीदार ने एक बार उनके समाज के कुछ लोगों को कोई प्रशिक्षण इत्यादि देकर एक दुकान खुलवा दी थी, मगर कुछ समय बाद उसके समाज में उस दुकान को लेकर एक गड़बड़ सी शुरू हो गई। जब गुरुजी को यह पूरी बात बताई गई तो वे सहज ही बोले, दुकान को एक ग्रुप या व्यक्ति के नाम पर ना करके उसे उनके समाज की दुकान के रूप में घोषित कर दो। ऐसा करते ही वे लोग उस दुकान को हिसाब किताब से जमा लेंगे, क्योंकि इसका उन्हें पूरा अभ्यास है। आखिर उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी ही थी। दुकान को उनके समाज के नाम घोषित करते ही उनकी सारी गड़बड़ें खत्म हो गई। बिना देखे बिना जाने समझे इस तरह का काम करने से उनके समाज में गड़बड़ तो होती ही है, एक अनूठी अर्थव्यवस्था का नाश भी होता है। उस अर्थव्यवस्था को बरकरार रखकर यदि तरक्की के बारे में सोचना है तो फिर ऐसी दुकानों को समाज की दुकान घोषित कर देना होगा, जिसके बाद लोग स्वयं ही तय कर लेंगे कि कौन कब बैठेगा, मटेरियल कब आएगा, उसका बंटवारा कैसा होगा इत्यादि। आदिलाबाद क्षेत्र के कोलियों में भी इस तरह की अर्थव्यवस्था रही है। कोली आदिलाबाद के क्षेत्र का फल बेचने वाला समाज है। अलग अलग ऋतुओं में ये लोग फलों के बगीचों, पेड़ों को ठेके पर लिया करते हैं। ठेके पर लेने के बाद फलों के पकने के कुछ महीनों तक उन पेड़ों, बगीचों की पूरी जिम्मेदारी इनकी हुआ करती है। अभी कुछ समय पहले तक पेड़ों और बगीचों को ठेकों पर लेने की जिम्मेदारी इस समाज की हुआ करती थी, किसी एक व्यक्ति की नहीं। समाज सामूहिक रूप से इन बगीचों, पेड़ों को ठेके पर लिया करता था। पूरे क्षेत्र में ठेके लेने के बाद इनका समाज आपस में बैठकर अपनी जिम्मेदारी निर्धारित करता है कि कौन किस बगीचे में जाएगा, कौन कहाँ रखवाली करेगा। यह सब आपस में मिल बांट लिया जाता है। पेड़ों पर फल आने के बाद हर दिन का टूटा हुआ सारा फल एक जगह एकत्र होता है। एकत्र होने के बाद फलों के आकार के अनुसार उसे 3 अलग अलग ढेरों, छोटा, मध्यम और बड़ा में बांट दिया जाता है। उसके बाद सभी कोलियों को फल बांटे जाते हैं। उनमें यह हिसाब तय किया जाता है कि एक बड़े फल के बदले कितने छोटे फल, कितने मध्यम आकार के फल दिए जाने हैं। फिर अलग अलग लोग अपने अपने क्षेत्र के अनुसार फल बांट लेते हैं। जिस क्षेत्र के लोग छोटे फल क्रय करते हैं उस क्षेत्र में फल बेचने वाला छोटे आकार के फल अधिक ले जाता है। दूसरे कुछ क्षेत्रों में बेचने वाला बड़े फल अधिक ले जाता है। इस तरह फल बेचने के बाद ठेके का हिस्सा अलग से निकाल देने के बाद बाकी पैसा ये लोग परस्पर बांट देते हैं। कुछ अर्थव्यवस्थाएं इस तरह की भी रही हैं। भिक्षावृत्ति पर आधारित गोसाई समाज का पहले भी जिक्र आया है। गोसाइयों के जो गांव थे वे बहुत बड़े गांव थे। गुरुजी बताते हैं कि एक बार उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि कर्नाटक में उनके बहुत गांव हैं। उनसे जब पूछा गया कि तुम सब लोग तो बाहर रहते हो, ऐसे में गांव में सबका कैसे चलता है,
क्योंकि गांव से जवान लोग तो बाहर निकल जाते हैं और गांव में बच जाते हैं मात्र बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे। उनका काम कैसे चलता होगा? इसके उत्तर में उन्होंने बताया, वह बड़ा मज़ेदार था। उनके 300 से 350 परिवारों के एक एक गांव हैं। ऐसे 3 गांव हैं। वहाँ की पद्धति ऐसी है कि वहाँ हर घर में बर्तन भांडे नहीं हैं, पूरे गांव के सामूहिक बर्तन भांडे हैं। नित्य एक घर वाला पूरे गांव को खाना खिलाता है। हर घर के जवान लोग देश भर में घूमकर वापस आते हैं। वे एक दिन पूरे गांव को खाना खिलाकर फिर वापस निकल जाते हैं। नित्य किसी एक के घर में पूरे गांव भर का भोजन होता है। सबको नित्य अपना खाना पकाने की चिंता नहीं होती है, क्योंकि आज किसी एक के घर पर खाना होता है, कल किसी और के घर पर। सुबह की चाय से लेकर रात के भोजन तक सब एक ही घर पर होता है। यह एक जबरदस्त अर्थव्यवस्था है। किसी को कोई चिंता नहीं है। नमक, मिर्च, मसाला यह सब एकत्र रखने की। साल में एक दिन नंबर आएगा, उस दिन बढ़ चढ़कर खिलाएंगे। उन्हें नित्य के खाने की, पकाने की कोई चिंता नहीं होती है। वर्ष में एक दिन खिलाना है, बस उस एक दिन सभी घरों के लोग मस्ती से खिलाते हैं। इस तरह से उनकी नित्य ही दावत होती है और किसी चीज़ की चिंता नहीं। सो अलग आहार की निश्चिंता वाली यह भी एक अर्थव्यवस्था रही है। हालांकि एक दिन खाना खिलाने का अर्थ यह नहीं है कि बाकी दिन खाली बैठना है। रसोई का काम तो सभी को हर दिन करना पड़ता है, पर वह हर घर में न होकर हर दिन अलग अलग घर में होता है, और हर घर के अलग अलग बर्तन भांडे न होकर सामूहिक ही होते हैं। गोसाइयों की तरह कुछ अन्य समाजों में भी ऐसी परंपरा रही है। इसी तरह प्रातः की भिक्षावृत्ति वाली जातियों की भी अपनी अलग अर्थव्यवस्था होती है। घूम फिरकर काम करने वाली घुमंतु जातियों की भी अपनी एक अर्थव्यवस्था है। इसी के अंतर्गत गोसाई, बगरीकर, बहुरूपिये, नृत्य नाटिकाएं आदि करने वाले अनेक लोग आ जाते हैं। ये लोग भी घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं टिकते हैं। इनके हर गांव में अलग अलग दिन बंधे रहते हैं। इन सभी की अलग अर्थव्यवस्थाएं होती है। जैसे सुबह 4 बजे उठकर डमरू बजाते हुए निकलने वाले बोड़वो कलोलू का गुजर बसर भला कैसे चलता होगा? केवल डमरू बजाने से उसका भरण पोषण तो होने से रहा। इन सभी लोगों का अपना एक समय होता है। एक गांव में किसे कितने दिन रहना है, उतने दिनों बाद कोई दूसरा आ जाता है और ये अगले गांव में चले जाते हैं। एक ही आदमी अपनी पूरी जिंदगी किसी एक गांव में अटक कर नहीं रहता। दूसरा कोई आ जाता है। गांव से निकलने वाले दिन वह पूरे गांव में घूमकर अपने लिए अनाज इत्यादि एकत्र कर लेता है और आगे चला जाता है। उसके बदले कोई दूसरा व्यक्ति इस गांव में आ जाता है, जिसकी थोड़ी बहुत व्यवस्था पहले रहने वाला व्यक्ति कर देता है। अब वह दूसरा व्यक्ति वहां रहकर काम करता है। ये सब ऐसे ही घूमते रहते हैं, एक जगह टिक कर नहीं रहते। इस हिसाब से वे अपनी अर्थव्यवस्था कायम रखते हैं। जाति पुराण वाले लोगों के तो गांव के गांव बंटे रहते हैं। वे अपने ही गांवों में घूमते रहते हैं। जाति पुराण सुनाने वाले एक एक परिवार के 50-60 गांवों से लेकर 125 से 150 गांव तक बंटे रहते हैं। वह परिवार अपने इन गांव में साल 2 साल में कम से कम एक बार तो चला ही जाता है। जाति पुराण सुनाने वालों का 15-16 लोगों का परिवार 100-150 गांवों पर आधारित होकर बड़ी सरलता से अपना जीवन यापन करता है। इस तरह अनेक समाजों की अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाएं रही हैं। गुरुजी के अनुसार हम में से कम कुछ लोगों को इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए। इन सब की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, इनको लिपिबद्ध करना चाहिए। आदि अत्यधिक महत्वपूर्ण काम है जो कर लिए जाने चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें संदर्भों के लिए ही सही सुरक्षित रख ली जाएं। जय भारत गाथा।